हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2021 के 20 जुलाई के शिफ्ट 2 के पेपर को फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक गैलेक्सी किस स्पीड से इट शुड बी मूविंग अवे फ्रॉम अस, हमसे अर्थ से किस स्पीड से दूर जा रही होगी, जिसके कारण जो वेवलेंथ है सोडियम डी लाइन की वो ऑब्जर्व वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो 5890 एंगस्ट्रॉम है। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन लाइट के लिए जो डॉपलर इफेक्ट हम लगाते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके लिए हमें फॉर्मूला जो मालूम है कि वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड अपॉन वेवलेंथ सोर्स का जो एक्चुअल है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट दिस अंडर रूट 1 प्लस वी बाई सी एंड 1 माइनस वी बाई सी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो कि अर्थ से दूर जा रहा है, जिसने ये वेवलेंथ प्रोड्यूस करी है, एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो हमने इसको लिखा इस तरह से। अब इसमें अज्यूमिंग v इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू c, ये अज्यूम करते हुए हम इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अभी हमें वेलोसिटी ऑफ दिस गैलेक्सी जो हमें फाइंड करना है वो पता तो है नहीं। फाइंड करने के बाद अपन वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो ये अजम्पशन लिया था इज इट वैलिड और नॉट। अभी ये अजम्पशन लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी बाई 2c और यहाँ पर 1 प्लस वी बाई 2c माइनस 1/2। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने पर। तो इसको कंटिन्यू करें, तो यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके 1 प्लस वी बाई सी प्लस वी बाई 2c का होल स्क्वायर। इफ स्पीड को वेलोसिटी को हमने c के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल माना है तो ये टर्म तो हमने कंसिडर कर लिया, बट ये जो v स्क्वायर अपॉन v बाई सी का जो फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लेक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लैम्डा ऑब्जर्व्ड अपॉन लैम्डा सोर्स जो था, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ -1 कर दिया। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर v बाई सी, -1 करने पर ये 1 चला गया। अब यहाँ पर आता है लैम्डा ऑब्जर्व माइनस लैम्डा सोर्स अपॉन लैम्डा सोर्स, दिस इज v बाई सी। और ऑब्जर्व वेवलेंथ और सोर्स की वेवलेंथ में डिफरेंस कितना है यहाँ पर? 6 एंगस्ट्रॉम का, और सोर्स की वेवलेंथ 5890। दोनों एंगस्ट्रॉम में, तो यूनिट्स तो दोनों सेम ले ली, कैंसिल हो जाएंगे। v अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो हमारे पास वो गैलेक्सी की स्पीड आ जाती है 18 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5890। इसको अगर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो देखो दिख रहा है यहाँ पे 6000 होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से कैंसिल होगा, ठीक है। 1000 की वजह से 10 की पावर 5 हो जाएगा, जिसको 300 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 था, तो उसको 300 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो आंसर विल बी क्लोज टू 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बट अपने पास जो ऑप्शन है अपने को दिख रहा है ये 6000 से थोड़ा सा कम है। इफ यू कैलकुलेट दिस द आंसर विल कम आउट टू बी क्लोज टू 306 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉडी है जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अगर उस बॉडी का रेडियस में r मान लूँ तो हमें पता है कि यहाँ पर नो स्लिपिंग की कंडीशन लगाएंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा r आएगा, करेक्ट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी कौन सी, और कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दे रखी है कि इस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज 50% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। 50% मतलब हाफ ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हमने लिखा हाफ आई, ओमेगा को लिख दिया मैंने v बाई आर, तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज 1/4 एम वी स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है हमारे पास mr²/2। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और एक सॉलिड सिलेंडर की जो एक्सिस होती है उसके अबाउट भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी हैव टू चूज सॉलिड सिलेंडर। तो आंसर इज सॉलिड सिलेंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है कि एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर 4 टाइम्स हो जाती है तो उसके मोमेंटम में परसेंटेज चेंज कितना होगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि मोमेंटम जो होता है उसको अपन, या काइनेटिक एनर्जी जो है उसको अपन लिख सकते हैं p²/2m। इन अदर वर्ड्स मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m के। अब अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है तो मैंने बोला नया मोमेंटम जो होगा वो √2m 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका मतलब है ये 4 का जो फैक्टर है वो रूट से बाहर आ जाए तो 2 × √2m के। तो जो नया मोमेंटम है दैट इज 2 टाइम्स प्रीवियस मोमेंटम। तो आपने जो पूछा परसेंटेज चेंज कितना है, मतलब न्यू मोमेंटम माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल वैल्यू × 100। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, बहुत ही सिंपल है, डबल हुआ है मतलब 100% का चेंज है, 2p - p अपॉन p × 100 विच गिव्स 100%। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उस चैप्टर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 499 है, और हमसे पूछा है वैक्यूम की परमेबिलिटी बताकर कि उस मटेरियल में उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होगी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो होगी वो है μ0 × μr, रिलेटिव परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1 + मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो ये क्वेश्चन में 499 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 500 × μ0, और μ0 की वैल्यू भी दे रखी है विच इज़ 4 पाई × 10⁻⁻7। तो यहाँ से क्या किया हमने, 4 × 5 20, तो 2000 हो जाएगा, ये 2000 पाई आ जाएगा, तो मैंने लिखा उसको 2 पाई और यहाँ पर 10⁻³ को इसमें एडजस्ट कर दिया 10⁻⁻4 ऐसा यूनिट्स में। तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 2 पाई × 10⁻⁻4 हेनरी/मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सीरीज RLC सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। क्वेश्चन में जो दी हुई है इन्फॉर्मेशन उसको अपन सर्किट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हंड्रेड ओम्स का रेजिस्टर, इंडक्टर की इंडक्टेंस दे रखी है 0.5 मिली हेनरी, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 0.1 पिकोफैरेड। एल और सी की वैल्यूज को यूज करके, जैसे सोर्स दे रखा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 पाई f, दैट विल बी 100 पाई, 2 × f कर दिया 100 × पाई। ठीक है, ये जो ओमेगा है इसको यूज करके XL और XC कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया XL इज इक्वल टू ओमेगा L विच विल बी इक्वल टू 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मिली हेनरी था तो 10⁻⁻3, तो यहाँ से आ जाता है 0.05 × पाई, 10⁻⁻3 से ये 0.1 हो जाएगा, और 0.1 × 0.5 करेंगे तो 0.05 पाई आ जाएगा। इसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं विच इज 1/ωc, तो 1/100 पाई, और C की वैल्यू डाली यहाँ पे तो 0.1 पिकोफैरेड, मतलब 10⁻⁻12 यहाँ पर आएगा, जिसको ऊपर ले गया तो मैं 10⁻12 लिख सकता हूँ, -12 की जगह ऊपर +12। तो यहाँ से 0.1 मल्टीप्लाई होके तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 10 पाई, और ये आ जाएगा 10⁻11/पाई। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो, और ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा, इंडक्टिव नेचर का होगा, या प्योरली रेजिस्टिव नेचर का होगा। तो हमने वो फेजर डायग्राम बनाया जिसमें यहाँ पर हम R रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 100, यहाँ पर हम XC रिप्रेजेंट करते हैं विच इज वेरी लार्ज 10⁻11/पाई, और यहाँ हम XL रिप्रेजेंट करते हैं विच इज
0.05 इंटू पाई। अब इन ये वेक्टर वैसे मैंने बहुत बड़ा बना दिया, वैल्यू सिर्फ इसकी 100 है, तो इसको भी आप इमेजिन करो कि दिस इज वेरी स्मॉल। ये दोनों वेक्टर्स के कंपैरिजन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑलमोस्ट, जो मतलब नेट इम्पीडेंस है इस सर्किट की, वो ऑलमोस्ट इसी XC के अलॉन्ग आएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 90 डिग्री। एक तो ये हमारा आंसर हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री, ओके। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा जो इम्पीडेंस वो इस तरफ आ गया, फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गया, तो दिस सर्किट विल बी प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। तो हमने सर्किट का नेचर भी बता दिया एंड वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें SHM का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है कि व्हेन द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x1, तब उसकी वेलोसिटी v1 होती है, और जब उसका डिस्प्लेसमेंट x2 होता है मीन पोजीशन से, तब उसकी वेलोसिटी v2 होती है, और हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोला गया। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन के लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं SHM में, विच इज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम जो दो वैल्यूज दे रखी हैं उसमें लगा देते हैं कि भाई वेलोसिटी v1 थी जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन x1 था, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सिमिलरली अपन सेकंड वाली जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी लिख लेते हैं वैसे पहले, तो हमारे पास ये आ जाता है। अब मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पर ओमेगा डिवाइड करके स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है, और हमारे पास आ जाता है इस इक्वेशन से v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इससे आ जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हमें एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर मतलब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये दोनों a स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो हमने लिखा v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा निकालना है, एक तरफ लेकर आए 1 बाई ओमेगा स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ से अपने पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो मेरे पास ये अंडर रूट में ओमेगा की वैल्यू आ जाती है। पूछा गया था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि यहाँ पर ओमेगा डिनोमिनेटर में था। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है कि एक बॉडी को कांस्टेंट पावर डिलीवर करी जा रही है और वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो वी हैव टू फाइंड दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉडी वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, टाइम की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने लिखा कि पावर कांस्टेंट है, ठीक है, तो पावर किसी भी बॉडी को जो नेट पावर मिलती है दैट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं वो लिख दिया हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिलता है हाफ m 2v dv बाई dt। 2 ये कैंसिल करके हमने लिखा इसको p बाई m इंटू dt इज इक्वल टू v dv। अब लिमिट्स लगाते समय टाइम की लिमिट्स लगाई अगर 0 से t तो यहाँ पर 0 से v, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ से आता है v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p बाई m इंटू टी। ये आ जाता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m t की पावर हाफ, और फिर वेलोसिटी को लिखेंगे हम dx बाई dt, और फिर dx इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m t की पावर हाफ dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन, फिर वही 0 से x और यहाँ पर 0 से t, तो वी विल गेट x इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा तो t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। So this is the final answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक बॉय एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां पर एक बंद एलिवेटर के ऊपर चढ़ता है
तो उसको T1 टाइम लगता है। मान लो दिस इज द एलिवेटर, L लेंथ का एलिवेटर है और वो बंद है, तो वो खुद चढ़ता है और उसमें उसको T1 टाइम लगता है। तो करस्पॉन्डिंग का अगर स्पीड लिखें अपन, तो वो आएगी, अगर डिस्टेंस मैंने L मानी एलिवेटर की टोटल टॉप तक की, तो L अपॉन T1। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन उस बॉय की। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। कि एलिवेटर अगर स्टेशनरी है तो इस वेलोसिटी से चलता है। ये काम आएगा अपने को, क्योंकि बाद में अपने को सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़े तो जब एलिवेटर चल रहा है और उस पर बॉय भी चढ़ रहा है, तब उसमें उसको कितना टाइम लगेगा चढ़ने के लिए, ये अपने को फाइंड करना है। तो उस समय अपने को ये काम आएगा कि हम ये फर्क कर पाएं कि दिस जो हमने L/T1 लिखा है, दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ठीक है। दूसरी बात बोली कि अगर बॉय जो है वो स्टेशनरी खड़ा रहता है एलिवेटर पर और एलिवेटर चल रहा है, तो वो एलिवेटर उसको ऊपर T2 टाइम में पहुंचाता है। तो वो हो गया वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, L/T2। अब पूछा है कि बॉय एलिवेटर पे खड़ा है और एलिवेटर पे सिर्फ खड़ा नहीं है, एलिवेटर चल भी रहा है और बॉय भी उसके ऊपर चढ़ रहा है अपनी उसी स्पीड से जिस स्पीड से वो चढ़ा था जब एलिवेटर रुका हुआ था। तो फिर वो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा? तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विल बी वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एलिवेटर भी ऊपर ले जा रहा है और बॉय भी ऊपर ही चढ़ रहा है, तो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा L इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। ये वेलोसिटी ऑफ बॉय आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड उसका। अब हमसे पूछा टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी। तो L 1/T1 प्लस 1/T2, L कैंसिल, LCM लेने के बाद आ जाता है T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। So this is the time taken by boy when he is also moving along with the elevator. Okay. Question number 9. नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस बिहेवियर। और ग्राफ किसके दे रखे हैं? ग्राफ दे रखे हैं PV वर्सेस T के। ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली इजी एग्जाम क्वेश्चन हो गया। आइडियल गैस के लिए हमें मालूम है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अगर मैं बोलूं कि PV जो है वो y एक्सिस पर है, T जो है वो x एक्सिस पर है और ये हो गया स्लोप, तो y इज इक्वल टू mx। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर इसको एक्सटेंड करें तो m यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप मान सकते हैं। किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहते हैं एंड दिस इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अगर PV और T का ग्राफ बनाए तो इट रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला जो ग्राफ है दिस रिप्रेजेंट्स आइडियल गैस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि जब वायर में टेंशन T1 होता है तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज्ड लेंथ जो है वो L1 होती है। ठीक है, जब टेंशन T1 है तब उसकी लेंथ L1 है, जब टेंशन उसमें T2 है तब उसकी इंक्रीज लेंथ L2 है। और हमें इस इंफॉर्मेशन से फाइंड क्या करना है, उस वायर की नेचुरल लेंथ, मतलब जब उसमें टेंशन नहीं था तो उसकी लेंथ कितनी थी। क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी या फिर दूसरा नाम सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो हम पढ़ते हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और उसमें हम हुक्स लॉ पढ़ते हैं जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताता है। एंड व्हाट इज दैट रिलेशन? सिग्मा इज इक्वल टू, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ पे लिखा मैंने T1 अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। चेंज इन लेंथ लिखना है अपने को। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ है L1 माइनस उसकी नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। T2 अपॉन एरिया, फाइनल लेंथ नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, डेल्टा L अपॉन L। इसमें हमें कैपिटल L फाइंड करना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर ये कैंसिल, यंग्स मॉडुलस कैंसिल, L कैंसिल। हमारे पास आ जाता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस कैपिटल L। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T1 L2 माइनस T1 L, T2 L1 माइनस T2 इंटू L। L वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए तो हमारे पास आ जाता है T2 माइनस T1 और ये वाला टर्म उधर ले गए तो T2 L1 माइनस T1 L2। तो यहाँ से L आ जाता है T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1। T2 L1 minus T1 L2 upon T2 minus T1, which is given in the option. So this is the natural length of that wire. Okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स के लिए
टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को चूज करें तो मास की डायमेंशन क्या होगी इनके टर्म्स में। ठीक है, तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का जो तरीका सीखा है वो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो हमने बोला मास की डायमेंशन इन तीनों के टर्म्स में, सपोज टी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और एंगुलर मोमेंटम की पावर सी, ये इसका मास का इन तीनों के टर्म्स में डायमेंशनल फॉर्मूला है। इफ दिस इज करेक्ट तो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर डायमेंशन सेम आनी चाहिए। मास की डायमेंशन m, टाइम के लिए कैपिटल T, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड तो LT-1, और ये एंगुलर मोमेंटम है, इसकी डायमेंशन MVR। अगर आप फॉर्मूला याद करें तो उसके हिसाब से लिखें अपन, तो हमारे पास आ जाएगा mL2T-1 पावर C। यहाँ पर अपन कॉमन बेस वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं कि मास की पावर तो C आ गई, लेंथ की पावर आ गई यहाँ से B प्लस 2C, और टाइम की पावर आ जाती है A माइनस B और माइनस C, और इस तरफ है M की पावर 1। पावर्स को LHS और RHS में कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर पता चल जाता है कि C की वैल्यू 1 हो गई, B प्लस 2C की वैल्यू, यहाँ पर L नहीं लिखा है मतलब उसकी पावर क्या है 0। C की वैल्यू अगर 1 डाल दूँ तो यहाँ से पता चलता है B की वैल्यू -2 आ जाती है, और जब T की पावर यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अपने पास आएगा A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अपन ने C की वैल्यू 1 और B की वैल्यू -2 डाली, तो -2 डालने पर +2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और उधर जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट हो जाता है कि हमारा मास का डायमेंशनल फार्मूला इन तीनों के टर्म्स में T की पावर A यानी कि -1, वेलोसिटी की पावर B यानी कि -2, और एंगुलर मोमेंटम की पावर C यानी कि 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया हुआ है कि 2 स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉप्स जिनका रेडियस R है, वो कोएलेस होकर एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं जिसका रेडियस मैं मान लेता हूँ R'। तो इनिशियल और बाद में जब चेंज हो गया, कोएलेस हो गए, तो इनिशियल और फाइनल सरफेस एनर्जी का रेशियो निकालना है अपने को। मैंने लिखा अगर सरफेस एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करूँ तो इनिशियली सरफेस एनर्जी क्या थी, एक मर्क्यूरी ड्रॉप की लिखे अगर तो सरफेस टेंशन को अगर S लिख दें तो S इंटू 4πr², 2 ड्रॉप्स के लिए ये 2 हो गया। और अगर फाइनली लिखें तो सरफेस टेंशन तो मर्क्यूरी की ही ड्रॉप है तो वो तो सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया ये हो जाएगा, तो S4π ये तो कैंसिल हो रहा है। अब R' पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी कंजर्व कर देंगे कि यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वही फाइनली टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। तो हमने लिखा एक ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πr³, 2 ड्रॉप्स का ये, दिस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, तो 4/3πr' का क्यूब, और यहाँ से आता है अपने पास R' इज इक्वल टू R इंटू 2⁻⁴। इसको यहाँ पर डाल देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2r², और यहाँ पर r² इंटू 2⁻²/3, ये कैंसिल, और ये जो रेशियो है सरफेस एनर्जी का ये आ जाता है 2⁻⁴/1। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरे ट्यूब में जो कट ऑफ वेवलेंथ होती है उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है वो जाके टारगेट से हिट करता है एक्सरे ट्यूब में, और हमें एक्सरे की कट ऑफ वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता दी अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इनडायरेक्टली हम उसका मोमेंटम लिख सकते हैं, दैट विल बी h/λ। मोमेंटम लिख सकते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, विच इज p²/2m, तो h²/2m², h²/λ² यहाँ पे रख दिया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और हमें पता है कि कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब है वो मिनिमम वेवलेंथ वाली एक्सरे जो प्रोड्यूस हो सकती है वो तो तब होगी ना जब इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी एक ही फोटोन के रूप में लूज कर दे। तो हमने लिखा दिस शुड बी इक्वल टू hc/λ कट ऑफ। तो यहाँ से एक h कैंसिल हो गया और हमारे पास लैम्डा कट ऑफ जो है वो आ जाएगा 2mc²/h। तो ये हो गया हमारे पास कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ दैट एक्सरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में दे रखा है एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड r रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, एक दूसरी सैटेलाइट है
जो कि 1.02 आर के रेडियस की ऑर्बिट में घूम रही है। दोनों सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड में जो डिफरेंस है वो उसका परसेंटेज बताना है कि दोनों सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड में कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो हमने लिखा कि टाइम पीरियड का सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो हमें मालूम है 2 पाई r⁻³ अंडर रूट जी है। क्योंकि यहाँ पे रेडियस में जो चेंज है दोनों सैटेलाइट्स में जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 2% ऑफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट। एक का आर है तो एक का 1.02 आर है, तो ये रेडियस में चेंज बहुत स्मॉल है, तो टाइम पीरियड में जो डिफरेंस होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का लॉग लेके डिफरेंशिएट करने वाला मेथड यूज किया। तो हमारे पास आ जाता है ln 2 पाई अंडर रूट जी एम प्लस 3/2 ln r। फिर इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, सारे टर्म्स को, इन सभी टर्म्स को एक साथ क्यों ले लिया, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज रेडियस में हो रहा है। तो हमारे पास आ जाता है उस चेंज को जब इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएशन करके तो 1/t dt आएगा, तो उस चेंज को डेल्टा टी लिख दिया, दैट इज स्मॉल चेंज, रिप्रेजेंट बस उसको डेल्टा से किया है। और यहाँ पर इसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर 0 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3/2 डेल्टा r अपॉन r। इस एक्सप्रेशन को बस दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इसको कि रेडियस में, दोनों के रेडियस में जो डिफरेंस है दैट इज ओनली 0.02 इंटू आर, ये इंटू 100, आर कैंसिल, 2 से ये 0.01 हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई होके 0.03 हो जाएगा, इंटू 100 करने का मतलब है 3% का डिफरेंस है दोनों सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, वी आर हाफ वे थ्रू दिस पेपर। 15th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी रेडियो एक्टिव प्रोसेस के लिए ln r, वेयर r इज डिके, रेट ऑफ डिके, ln r वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, जिसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ln r वर्सेस टाइम इज इन सेकेंड्स, और ग्राफ यहाँ पर y एक्सिस पर 6, 4, 2, यहाँ पर 40 सेकेंड्स ये दिखा रखा है। एंड हमसे पूछा है इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी। हमें पता है हाफ लाइफ इज ln 2 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इस ग्राफ से निकालना है। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसकी इक्वेशन होती है r0 e⁻ माइनस लैम्डा टी, लॉग लिया तो ln r इज इक्वल टू ln r0 माइनस लैम्डा टी। नाउ दिस इज ऑन y एक्सिस एंड टाइम इज ऑन x एक्सिस, तो मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू c माइनस mx, दिस इज ऑन x एक्सिस। ये तो हो गया y इंटरसेप्ट, और जो इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव दिख ही रहा है अपने को, वो स्लोप का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि स्लोप का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, वो हमें लैम्डा दे देगा। और स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने ये tan थीटा निकाल दिया, विच इज 6/40। तो ये आ गया हमारे पास 3/20। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है हमारे पास, उसको यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर 0.693 वो तो ln 2 की वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू 3/20, 3 से इसको कैंसिल किया तो 0.231, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 टाइम्स, 0.231 को 20 से मल्टीप्लाई करना था, अपने पास 2.31 इंटू 2 विच विल बी 4.62 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टी हाफ आ जाता है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वेक्टर्स हैं p वेक्टर और q वेक्टर, उनको जोड़ने के बाद जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड मिलता है उसका n टाइम्स है। तो उसको अपन मैथमेटिकली लिख लेते हैं, p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स p वेक्टर माइनस q वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला अपने को पता है। क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है p और q का, तो मैंने ये माना p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं एडिशन का, a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जिसमें थीटा है दोनों के बीच का एंगल, विच इज अंडर रूट में आता है, तो मैंने इनको मान लो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट हट गया, यहाँ पर आ गया n स्क्वायर। अब p वेक्टर माइनस q वेक्टर करेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq
कॉस 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि पी और क्यू के बीच का एंगल अगर थीटा है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर को जोड़ना है तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा, करेक्ट। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आकर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ जाता है 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो रहा है कॉमन आकर, यहाँ से आ जाता है ये माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा को इधर ले आए तो कॉस थीटा कॉमन लेकर एन स्क्वायर प्लस 1, और इस तरफ आ जाता है अपने पास एन स्क्वायर माइनस 1। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, विच इज द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है एंड दे हैव आस्क्ड अस कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन E क्रॉस B, ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में आ जाएगा उस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन उसकी आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, माइनस जे कैप। So this is the direction in which this electromagnetic wave is propagating. Question number 18, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी। पूछा है डिग्री ऑफ फ्रीडम और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा जो होता है आइडियल गैसेस के लिए, उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो या तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा के टर्म्स में डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तब तो यू कैन डायरेक्टली टेक द करेक्ट ऑप्शन, और अगर आपको गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में पता है ये, तो इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ गामा निकालना है। गामा क्रॉस मल्टीप्लाई गामा इंटू एफ इज इक्वल टू एफ प्लस 2, द डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी रिटन एज 2 अपॉन गामा माइनस 1, जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ गामा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें एपरेंट डिप दे रखा है। एपरेंट डिप जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पर हम मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री एंगल बनाते हैं, वहाँ पर एपरेंट डिप की वैल्यू है 45 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड ट्रू डिप। तो इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाते हैं जिससे अपने को एपरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच में रिलेशन समझ में आ जाएगा। तो जैसे सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये किस तरफ जा रहा होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ये पॉइंटेड होगा। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की, और ये है ट्रू डिप जो एक्चुअली डिप हमें कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होता है, उससे हम सपोज अल्फा एंगल पर है, ठीक है, तो अगर मैं वहां पर अल्फा एंगल पर एक वर्टिकल प्लेन बनाऊं तो वो इस तरह से बनेगा। आपको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा जैसे बुक के 2 पेजेस हों, ठीक है, एक पेज ये और एक ये, इस तरह से। तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, BH का इधर कंपोनेंट ले तो BH cos अल्फा आ जाएगा। इसके साथ जो B वर्टिकल है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो जिस डायरेक्शन में आएगा वो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल नापेंगे दैट इज एपरेंट डिप। मतलब कि इस डायग्राम को मैं अननेसेसरीली ओवर कॉम्प्लिकेट करने की बजाय मैं ये लिख रहा हूँ कि इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन जो मैंने यहाँ बना रखा है, जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का ये हो गया और हॉरिजॉन्टल ये हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल इससे कितना एंगल बनाएगा वो लिखें अगर अपन, तो tan थीटा डैश विल बी इक्वल टू B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल cos अल्फा, ठीक है। इसमें ये जो है थीटा डैश, दिस इज एपरेंट डिप, जबकि जो एक्चुअल डिप है इस डायग्राम से दिख रहा है tan थीटा दैट वाज B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल, दिस इज ट्रू डिप। तो यहाँ पे देखो B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल को मैं अगर tan थीटा लिख लूं तो एपरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच में ये रिलेशन आ जाता है। अब हमें ये दे रखा है कि एपरेंट डिप
उस पॉइंट पर 45 डिग्री है, तो हमने लिखा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा विच वी हैव टू फाइंड एंड cos अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री। ये तो 1 हो गया। tan थीटा कम्स आउट टू बी √3/2 and theta can be written as tan inverse √3/2. This is the true dip. Okay. Question number 20. इसमें दिया हुआ है we have to consider a binary star system. दो स्टार्स का एक सिस्टम कंसिडर करना है जिनके मास MA एंड MB है। वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं जिनका रेडियस RA और RB है और उनके टाइम पीरियड जो है वो TA और TB है। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें TA और TB के बीच में रिलेशन अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रिप्रेजेंट करता है। देखो डायग्राम बना के अपन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में उसने एक्सप्लेन किया है उससे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो दो स्टार्स हैं ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ही सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। कोई तीसरा मास नहीं है जो कि उनके सर्कुलर ऑर्बिट्स के सेंटर पर रखा है जो इनको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, उसका कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब ये दो ही स्टार्स अपने को कंसिडर करने हैं, देयर इज नो अदर थर्ड मास। तो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अगर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेंगे, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर नहीं करना है, दैट मीन्स इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर है वहीं पर फिक्स रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी मूव हो सकता है, ठीक है, तभी डिस्प्लेस हो सकता है या तभी एक्सेलरेट हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर फिक्स मान लिया। इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड दोनों मासेस घूम रहे हैं। मैंने माना कि ये मास MA जो है वो इस तरफ, MB इस तरफ, और ये ऐसे घूमेंगे कि इनको जो कनेक्ट करने वाली लाइन है ये हमेशा यहीं से COM से पास होगी। कि सपोज MB इधर आया तो MA इधर आया, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन यहीं पर आएगी क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ से नहीं मूव होगा, ठीक है। मैंने इस डायग्राम में अज्यूम किया हुआ है कि मास ऑफ A इज ग्रेटर देन मास ऑफ B। ये मानकर बनाया मैंने डायग्राम बिकॉज मैंने मास ऑफ ये जो MA है इसके क्लोजर बनाया है सेंटर ऑफ मास को, भारी वाले मास के पास में होगा सेंटर ऑफ मास। तो एक तो ये बात हो गई। अब हमें इनके टाइम पीरियड्स के बीच में रिलेशन पता करना है। तो देखो बिना कैलकुलेशन के भी हम ये बोल सकते हैं कि सिंस ये सेंटर ऑफ मास तो नहीं अपनी जगह से मूव होगा, मैंने जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, इमेजिन करो अगर कि दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन हमेशा यहीं से पास होगी, तो ये ऐसे घूमेंगे इस तरह से, और घूम कर ये पूरा एक चक्कर काट कर वापस जब आएंगे तो दोनों का एक रेवोल्यूशन COM के अराउंड एक साथ खत्म होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि MB जो है वो घूमकर अपनी इस पोजीशन पे नहीं पहुंचा और MA घूमकर पहुंच गया। उस केस में अगर MB नहीं पहुंचा तो उनको कनेक्ट करने वाली लाइन COM से पास नहीं होगी। तो ये तो अपन जो इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं कि डेफिनेटली TA विल बी इक्वल टू TB। बट अगर सॉल्व करके भी करना है दैट ऑल्सो वी कैन डू। हम लोग MA और MB के बीच में डिस्टेंस R मान लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास और MA के बीच में डिस्टेंस RA और सेंटर ऑफ मास और MB के बीच में डिस्टेंस RB लिख देते हैं। तो RA COM में जो हमने पढ़ा है कि 2 पॉइंट मास सिस्टम हो तो COM जो है उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये और ये, जिसका रेशियो इनवर्स रेशियो ऑफ मास में होता है। तो आई कैन से RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू MB अपॉन MA। दूसरी बात हमें पता है कि RA और RB का सम R के बराबर होना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके अगर RA निकाल लिया तो वी विल गेट R इंटू MB अपॉन MA प्लस MB। इसी तरीके से RB निकाल लिया तो हम R इंटू MA अपॉन MA प्लस MB। ये तो रेडियस आ गए। अब इनकी स्पीड भी निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए मैंने कहा कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही इनको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो ये मास इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, GMA MB अपॉन R स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू MA इंटू VA स्क्वायर अपॉन RA, MB स्क्वायर बाय R। तो यहाँ से MA कैंसिल कर दिया, ठीक है। RA की वैल्यू ये जो है इसको यहाँ पे रख देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा GMB अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू VA स्क्वायर, और यहाँ पर रखा R इंटू MB अपॉन MA प्लस MB। RA की वैल्यू ये जो थी इसको यहाँ पे रख दिया हमने। यहाँ से अब एक R ये कैंसिल कर दिया और हमारे पास स्पीड ऑफ A आ जाता है
mb² अपॉन ma प्लस mb, इसका अंडर रूट, और r भी है, ये वाला r वाला टर्म भी है। ये जो स्पीड आई हमारे पास, इसका और रेडियस का यूज करके हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ a विल बी इक्वल टू उसके सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई ra अपॉन v है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई ra की वैल्यू डाल दी अपन ने, जो यहाँ पे लिखी हुई है r इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी अपॉन स्पीड लिखना था तो अंडर रूट जी एम बी स्क्वायर अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू आर, ये आ जाता है। अब ये जो एम बी का स्क्वायर है वो अंडर रूट से बाहर आके एम बी बनेगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एम ए प्लस एम बी तो लिखे रहने देते हैं, इससे कोई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें जो एक्सप्रेशन आया अपने पास वो फाइनली आ जाता है 2 पाई आर, ये जो अंडर रूट आर है, अंडर रूट के अंदर जो आर है ये ऊपर जाएगा तो आर इसके साथ कंबाइन होकर आर की पावर 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास रूट जी इंटू एम ए प्लस एम बी, ये रहा, ये रूट जी रहेगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल करेंगे तो रूट एम ए प्लस एम बी बचेगा, वो जी के साथ कंबाइन होकर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है इसमें दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस आई है और नीचे एम ए प्लस एम बी आया है। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन हम आर बी के लिए, ये जो बी वाला जो स्टार है इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो सेम आ जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आर्ग्यूमेंट की हेल्प से ही, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लॉजिकली स्पीकिंग वी कैन डायरेक्टली से दैट कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। ये सेम कैलकुलेशन करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी। सो द फाइनल आंसर विच वी हैव टू टेक इज TA is equal to TB. Okay. Question number 21. 21 क्वेश्चन में 21st क्वेश्चन में दे रखा है PV इंडिकेटर डायग्राम दे रखा है फॉर एन आइडियल गैस एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय दिस गैस। तो इसमें जो ग्राफ दे रखा है वो पहले बना लेते हैं हम। प्रेशर चेंज होता है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर की यूनिट मेंशन्ड है, और वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में है मीटर क्यूब में। वॉल्यूम दे रखा है 2 और 4। तो यहाँ पर अगर अपन इस पॉइंट को 1 बोल दें और इस पॉइंट को अगर हम 2 बोल दें तो अपन P1 V1 देखें तो 400, P2 V2 देखें तो भी 400। वी नोटिस दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। और ये जो कर्व है ये हमें मालूम है कि ये कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, बट वी हैव टू गेस फ्रॉम द ग्राफ कि इसका जो शेप है और जो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाली कंडीशन दे रखी है, फ्रॉम दैट कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। लिख लेते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय गैस व्हिच विल बी nRT ln V2 by V1। क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन एंड नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे 1। तो उनकी वैल्यूज पुट कर दी 1। आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, वी हैव टू टेक 8.3, टेम्परेचर इज 300 एंड ln V2 by V1 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ln 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू भी दे रखी है 0.6931 लेनी है हमको। तो हमने यहाँ पे लिखा 8.3 इंटू 300 इंटू 0.6931, ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। इसको हमें एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि सम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 जूल्स। तो हमने कैलकुलेशन तो ऐसा यूनिट में ही किया है, तो दिस वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी इन जूल्स। बस इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को एंड x की वैल्यू निकालनी है। तो द x दैट कम्स आउट, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो x आता है हमारे पास वो 17258.2 ये आता है। बट क्वेश्चन में लिखा है कि नियरेस्ट इंटीजर तक अपने को आंसर देना है, तो द आंसर विच वी विल गिव इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, ओके,
10⁻⁻1 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स की वैल्यू ये है, ओवरऑल वर्क डन इज 1725.82 जूल्स। इस तरह से एक्सप्रेस करने पर एक्स ये आ जाता है, और नियरेस्ट इंटीजर लिखना है अपने को, तो ये हम आंसर देते हैं 17258 इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, जो अपने को वहां पर ब्लैंक स्पेस दे रखा था वहां पे फिल करनी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है रोटेशन चैप्टर का। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में थीटा मान लेता हूँ, इस पर एक रिंग और एक सॉलिड सिलेंडर, दोनों को रेस्ट से छोड़ के इसको नीचे रोल होने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है। तो नीचे पहुंचने के लिए सपोज जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं अपन एल, जितना डिस्प्लेसमेंट करके फाइनली वो नीचे पहुंचता है। तो नीचे पहुंचने पर रिंग और सिलेंडर के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, उसका रेशियो √x/2 की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो रिंग के लिए कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम रिंग के लिए हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो g sin थीटा, जनरली एक जनरल एक्सप्रेशन हम लोग ध्यान रखते हैं रोटेशन चैप्टर में कि एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, इन दिस केस जिसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है, g sin थीटा अपॉन 1 + I/mr²। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद है और उसी को यूज करके अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें I की वैल्यू रिंग के लिए, एक यूनिफॉर्म रिंग के लिए दोनों के रेडियस सेम लेने हैं, क्वेश्चन में बोला है ऐसा, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा mr² रिंग के लिए, तो यहाँ पर आ गया 1 + 1, mr² से mr² कैंसिल होके नीचे, तो हमारे पास आ गया g sin θ/2। अब यहाँ पहुंचने पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैंने लिखा फॉर सेंटर ऑफ मास वी कैन अप्लाई v² = u² + 2as, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0। तो नीचे पहुंचने पर रिंग की जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी जो होगी दिस, दैट विल बी √2 टाइम्स दिस एक्सेलरेशन g sin θ/2 इनटू डिस्प्लेसमेंट l। सेम कैलकुलेशन अगर हम सॉलिड सिलेंडर के लिए करें, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे उसका g sin θ अपॉन 1 + 1/2 आएगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2 अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास ये 3/2 हो गया, तो 2/3 g sin θ। नाउ सेम, तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर्स सेंटर ऑफ मास विल बी √2 टाइम्स एक्सेलरेशन चेंज हो गया 2/3 g sin θ और डिस्प्लेसमेंट l, और इन दोनों का रेशियो लेने के लिए बोला गया था। तो वेलोसिटी ऑफ रिंग एंड वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो लिया तो रूट के अंदर 2l g sin θ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √1/2 और नीचे बचेगा √2/3। दिस कम्स आउट टू बी √3/2। हमें इसको एक्सप्रेस करना था √x/2 के फॉर्म में। वी कैन क्लियरली सी कि x की वैल्यू क्या आएगी 3, विच इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन में ये सर्किट दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जेनर वोल्टेज 8 वोल्ट है और इसकी पावर डिसिपेशन रेटिंग जो है वो 0.5 वॉट्स है। हमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जो इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है, जिससे कि ये सर्किट जो है वो, ये जो जेनर वोल्टेज है ये 8 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये जो बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट्स, अपने पास ये रियोस्टैट दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो सकता है, इफ आई स्लाइड दिस कॉन्टैक्ट, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इस 20 वोल्ट के बराबर हो सकता है। करेक्ट, तो ये 20 वोल्ट्स का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते हैं, क्योंकि उसी केस में अपने को इंश्योर करना है कि भाई इस पर जो जेनर वोल्टेज है वो 8 वोल्ट रहे। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ये अगर 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है और इस पर 8 वोल्ट्स का है, तो इस पर होगा 12 वोल्ट्स का, तभी यहाँ से यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट्स होगा। दूसरी बात, इसकी पावर डिसिपेशन रेटिंग, मतलब कि कितनी पावर डिसिपेट होती है जेनर डायोड में से, वो दे रखी है क्वेश्चन में 0.5 वॉट्स। हमें मालूम है कि पावर होता है जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू वोल्टेज, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है 8, तो जो करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है
इफ इट इज वर्किंग एट इट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेशन रेटिंग, तो पावर 0.5 वॉट्स दे रखी है, तो वो करंट की वैल्यू आ जाती है 0.5 अपॉन 8 विच इज 0.0625 एम्पियर्स। तो इस ब्रांच में 0.625 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। जेनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस। तो ये हो गया। अब करंट अगर 0.625 एम्पियर है इस ब्रांच में, तो इसमें से भी सेम जाएगा और इसके ऊपर वोल्टेज 12 वोल्ट होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हमने बोला कि उस प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए I इंटू उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जो है दैट शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू लिखी हमने 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय दैट प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 12 वोल्ट्स। यहाँ से प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है 12 अपॉन 0.0625। डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर 10 की पावर 4, 25 से कैंसिल करें तो ये 25 टाइम्स और ये 400, फिर से कैंसिल करें तो यहाँ पर 25 1 6 16 इंटू 12 करें तो अपने पास आ जाता है 192 ओम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दे रखा है कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन कंसिडर करना है, उसके ऊपर एक m मास की बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ, और टाइम ऑफ असेंट इसको t1 मान लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने वाले टाइम को t2 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि t1 इज हाफ ऑफ t2, टाइम ऑफ डिसेंट से हाफ होता है टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, फाइनली तो जीरो होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए मैंने ये माना कि इसके अलावा जाते समय वाली जर्नी, जो टाइम असेंट ऊपर जाने वाली जो जर्नी है, उस समय जो एक्सेलरेशन होगा उसका वो भी नोट कर लेते हैं अपन। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसके ऊपर mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन विच विल बी म्यू mg cos थीटा, दोनों डाउन द इंक्लाइन लगेंगे। तो जो एक्सेलरेशन होगा इसको डिवाइडेड बाय मास करके g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, रिटार्डेशन होगा ऑब्वियसली। जब वो वापस आएगा तो mg sin थीटा when it is sliding down the incline, तो mg sin थीटा तो नीचे है, ये फ्रिक्शन जो है वो अप द इंक्लाइन लगेगा, म्यू mg cos थीटा। तो आपकी बार जो एक्सेलरेशन आएगा डिसेंट के समय वो होगा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये अपवर्ड जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन है का मैग्नीट्यूड है और ये डाउनवर्ड जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब एक चीज़ यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हैं, S इज इक्वल टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीन सबसे कॉमनली यूज्ड इक्वेशंस। तो उसमें ही अगर हम V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं एक काम करूं, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन से जो होगी v माइनस ए टी, उसको यहाँ पे डाल दूं इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी एक इक्वेशन आ जाती है। दिस इक्वेशन डज नॉट हैव इनिशियल वेलोसिटी, इसमें फाइनल वेलोसिटी है। ये इक्वेशन बेनिफिशियल है अगर मैं टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। ये अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं तो एक अननेसेसरी वेरिएबल आ जाएगा v नॉट यहाँ पर, विच आई डोंट वांट। मुझे ये पता है कि टाइम ऑफ ये जो ऊपर जाने वाली जर्नी है उसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो है, वो इसमें, तो इट विल मेक द कैलकुलेशन ईजी, क्योंकि ये टर्म जीरो हो जाएगा और सिर्फ अपने पास ये टर्म आएगा, तो डायरेक्टली टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने वही किया, डिस्प्लेसमेंट लिया L ऊपर की तरफ माइनस हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इस तरफ है एक्सेलरेशन, हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया है, तो हमने लिखा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इनटू, ये तो हो गया एक्सेलरेशन इनटू t1 स्क्वायर
माइनस माइनस तो प्लस हो गया, T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 2L/G साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सिमिलरली T2 के लिए जब लिखना होगा टाइम ऑफ डिसेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल कुछ और होगी, तो हम ये यूज कर लेंगे, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0। तो टाइम ऑफ डिसेंट में डायरेक्टली लिख रहा हूँ हाफ AT² को s के बराबर रख के कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा डाउन द इंक्लाइन 2L/G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। हमें रिलेशन दे रखा था T2 इज इक्वल टू 2T1, तो मैंने लिखा दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो अंडर रूट 2L/G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2L/G साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ से जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है साइन थीटा ये वाला टर्म प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आता है एक्सप्रेशन। इस इक्वेशन में अपन थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास थीटा 30 डिग्री दे रखा था, 1/2 प्लस म्यू रूट 3/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1/2 माइनस म्यू रूट 3/2। तो ये आ जाता है 1 प्लस म्यू रूट 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू रूट 3। तो म्यू comes out to be 3/5 रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होते हैं, 3 कैंसिल होकर रूट 3/5 आ जाता है। हमें बोला गया था कि म्यू को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ रूट x/5, देन x कम्स आउट टू बी 3, जो फाइनल वैल्यू पूछिए। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दिया हुआ है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 600 RPM रोटेशंस पर मिनट से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके 1800 RPM तक उसको एक्सेलरेट किया जाता है इन 10 सेकेंड्स, एंड वी हैव टू फाइंड कि इतनी देर में कितने रोटेशंस हो जाएंगे। तो हमने यूज़ करी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एक इक्वेशन, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टी। इसमें यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा, हम यूनिट भी नहीं चेंज कर रहे, अगर ये रोटेशंस पर मिनट में है तो थीटा भी आंसर रोटेशंस में ही आएगा। तो इनिशियल दे रखा था 600, फाइनल 1800 डिवाइडेड बाई 2 और टाइम 10 सेकेंड्स। यहाँ से आता है अपने पास 2400 अपॉन 2 किया अपन ने 1200। ओके, और बस यहाँ पर एक चीज़ है कि अपने को रोटेशंस पर मिनट दिया हुआ था, जो इसकी यूनिट है, और टाइम सेकंड्स में दिया हुआ था, इसको 60 से डिवाइड कर लिया अपन ने, तो जिससे कि ये भी मिनट्स में आ जाए। तो 2400 अपॉन 2 1200 इंटू 10/60, यहाँ से कैंसिल होके अपने पास आ जाता है 20 विच इज 200। तो 200 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इस दौरान। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दे रखा है कि हमें एक डायोड के लिए, फॉरवर्ड बायस डायोड के लिए करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू फाइंड डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वैसे तो ग्राफ में, मैंने उसमें से 2 यहाँ पर बनाए हैं, 0.7 और 0.8 के बीच में था वो, तो मैंने उसको 0.75 लिख दिया है। एक 0.7 और 0.6 के बीच में दे रखा है, दैट इज 0.65, जिसके लिए यहाँ पर जो y एक्सिस पे करंट दे रखा है वो 1 मिली एम्पियर है। आप 0.7 और 0.65 को यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, इधर 3 और 1 यूज़ होगा, और जो मैंने बना रखा है उनको यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि वोल्टेज में चेंज यहाँ पर कितना, इन दोनों के बीच में 0.05, और करंट में चेंज कितना, 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स। तो यहाँ से आ जाता है 0.025 इंटू 10⁻³ विच इज 25 ohms। तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, विच इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन,
और आप चाहे इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके निकालो, चाहे जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके निकालो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सीरीज LCR सर्किट दे रखा है और उसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दे रखी है। सर्किट बना लेते हैं। रेजिस्टेंस इज गिवन 5 ohms। एल और सी की वैल्यूज़ मैंने लिखी नहीं है, वी वोंट बी नीडिंग देम। एल और सी की वैल्यूज़ हमारे लिए यूजलेस होंगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट उसने पूछा है दैट इज एट रेजोनेंस कंडीशन, एंड एट रेजोनेंस कंडीशन वी नो दैट कि Z जो कि इस सर्किट का आता है अपने पास √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, रेजोनेंस पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और ये टर्म 0 हो जाता है, यानी कि इम्पीडेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। दैट मीन्स मैं IRMS लिख सकता हूँ VRMS अपॉन Z लिखते हैं विच इज सेम एज R, तो 250/5 विच इज 50 एम्पियर्स। हमसे पूछा है पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर, दैट विल बी IRMS स्क्वायर इंटू R। आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते थे, VRMS IRMS cos फाई। यहाँ पे ये पावर फैक्टर है, VRMS ये दिया हुआ था, IRMS हमने निकाल लिया, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री होगा। रेजोनेंस पर वो जो हमारा वेक्टर डायग्राम बनता है, फेजर डायग्राम, उसमें ये R, इधर XC, इधर XL, सिंस XC विल बी इक्वल टू XL एट रेजोनेंस, तो फाई जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा 50 स्क्वायर इंटू 5, ये आ जाता है अपने पास 2500 इंटू 5 विच इज़ 12500। इसको एक्सप्रेस करना था अपने को इस तरह से 125 इंटू 10⁻², वॉट्स। तो जो ब्लैंक हमको फिल करना था दैट इज 125, फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 80 डेज, और इस इंफॉर्मेशन से हमको हाफ लाइफ निकालना है। वी नो कि ये जो एक्टिविटी है इसका भी वेरिएशन, दिस इज एक्टिविटी रेट ऑफ डिके, इसका भी वेरिएशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की तरह ही होता है, जो कि हम जानते हैं n इज इक्वल टू n0 e⁻ λt। तो एक्टिविटी के लिए भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर अपने n हाफ लाइफ्स गुजर जाए तो n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो गुजर चुके हैं, तो एक्टिविटी ये हो जाएगी जैसे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि इनिशियल एक्टिविटी का 1/16 हो गया, तो अपने पास हमें समझ में आ गया कि n की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि 4 हाफ लाइफ्स की वैल्यू 80 डेज है। दैट मीन्स हाफ लाइफ जो है दैट इज 20 डेज, जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि जब ये S1 S2 स्विच क्लोज कर दिए जाते हैं तो A और B के अक्रॉस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लोज कर देते हैं, S1 और S2 हमने क्लोज कर दिया, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। ये वायर कनेक्ट होते ही तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो हमने कहा कि 12 और 6 का इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद वो हो जाएगा 12 × 6/12 + 6, तो 4 ohms। इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ohms और इन दोनों का इक्विवेलेंट अगेन 4 ohms। तो ये सर्किट बन जाएगा, दो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को मैंने एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। इधर आ गया हमारे पास 4 ohms, 2 ohms, 4 ohms। तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास 10 ohms, R1 + R2 + R3। फाइनल आंसर इज 10। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड। दिया हुआ है कि जब एक्सपेरिमेंट में हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा की यूज़ करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है 3V0,
एंड व्हेन वी यूज अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है V नॉट। और इस इन्फॉर्मेशन से हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में जानते हैं कि जिस मेटल पर हम लोग लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, अगर उस मेटल का वर्क फंक्शन फाई है तो वी कैन राइट hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो ये हमको लैम्डा थ्रेशोल्ड निकालना है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा कि व्हेन लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है तो hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v नॉट है तो आई कैन राइट इट इक्वल टू E इंटू 3v नॉट। सिमिलरली hc बाय 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू E इंटू v नॉट। जब लाइट 2 लैम्डा वेवलेंथ की यूज़ करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो अपने पास v नॉट आता है। इसमें फाई की वैल्यू ये डाल देते हैं अपन। इसको मैंने इस इक्वेशन को लिखा hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। 3 EV नॉट था, 3 हटा के EV नॉट की वैल्यू ये जो है ये यहाँ डाल दी, तो hc बाय 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन की जगह फिर से hc बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड। hc कॉमन आ रहा है और कैंसिल हो रहा है। यहाँ से हमने लिखा दिस इज माइनस 3 अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड, इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपॉन लैम्डा थ्रेशोल्ड आ जाएगा। और यहाँ पर 3 बाई 2 लैम्डा जो है ये लिखा, और ये जो टर्म है माइनस 1 बाय लैम्डा इसको उस तरफ ले गए, तो ये बन जाता है हमारे पास 1 बाय 2 लैम्डा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ जाती है इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा थ्रेशोल्ड कम्स आउट टू बी 4 लैम्डा। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, लैम्डा थ्रेशोल्ड इज हाउ मेनी टाइम्स, लैम्डा का कितना गुना है, ब्लैंक स्पेस जो दे रखा था, तो हमारा आंसर जो फाइनली हमें देना है दैट इज 4। So this is the final answer and this is the final question of the paper. This completes our discussion of JEE Main 2021 20th July Shift 2 paper. Hope this helps you. Thank you.